Hello friends, this is Dinesh Dubey on my Smart Study Classes YouTube channel. So आज हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पे हम ग्रामर पोर्शन की भी बातें करेंगे और स्पोकन जो आजकल बहुत फेमस है और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो बहुत ही अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोले। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टिप्स भी दी जाएंगी। तो प्लीज गाइस आप यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। व्हाट इज द इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश आपको भी पता है एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो हर एक लैंग्वेज की एक टर्मिनोलॉजी चलती है, जैसे हम ग्रामर बोलते हैं हिंदी में, व्याकरण बोलते हैं उसके लिए, उसी के बेसिस पे हम कोई भी भाषा या कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं। तो आज हम आपको इंग्लिश के बारे में बताते हैं। आप सभी को पता है देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश। ए टू जेड तक यहाँ पे आपको 26 लेटर्स होते हैं। इन्हीं लेटर्स से मिलके इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं। जब ये लेटर एक कॉम्बिनेशन में रखे जाते हैं तो वर्ड्स बन जाते हैं। हर एक वर्ड्स अलग अलग डिफरेंट मीनिंग रखता है। जब ये वर्ड्स एक स्ट्रक्चर में कॉम्बिनेशन किए जाते हैं या एक स्ट्रक्चर के थ्रू रख दिए जाते हैं, अरेंज कर दिए जाते हैं, देन वो सेंटेंस बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में वाक्य बोलते हैं। और सेंटेंस के लिए हम डेफिनेशन देखें तो उसे इंग्लिश में कहेंगे अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड विद मीनिंगफुल सेंस इज जस्ट अ सेंटेंस। सपोज कोई अपना नाम बताता है तो यही बोलता है माय नेम इज यश, जो भी उसका नाम है, तो एक सेंटेंस हो गया। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं, माय नेम इज, देन जिसका नाम है जो अपना नाम बता रहा है उसका नाम, वो भी एक वर्ड है, तो वो भी हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस का एक मीनिंग भी है। जब तक वर्ड का कॉम्बिनेशन कोई मीनिंग नहीं देगा, कोई सेंसफुल मीनिंग नहीं देगा, वो सेंटेंस नहीं हो सकता। और इसी सब के रूल के लिए इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रामर। ग्रामर में रूल्स चलते हैं, रूल्स के बेसिस पर ही ये सब डिसाइड होता है कि कौन सा सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है, कहाँ पे क्या आना है। वही हम आपको यहाँ पे वीडियोस में बताने वाले हैं बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। सबसे इजी लैंग्वेज दुनिया की कही जाए तो तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज इंग्लिश है और सबसे ज्यादा इटालियन के बाद इंग्लिश ही सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज, आसानी से आप सीख सकते हैं। बस आपको रूल को कॉन्सेप्ट में रखना है और कॉन्सेप्ट इजी लेकर आता है तो डालने की कोई बात ही नहीं है। अब जब सेंटेंस को इंग्लिश फॉर्मेट में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाया जाता है तो वो हमारा बन जाता है पैराग्राफ। जब भी हम किसी के सामने कोई स्पीच डिलीवर करते हैं तो उसमें हम मोस्टली सेंटेंस ही बोलते हैं और वो बड़े होते हैं तो पैराग्राफ में बोलते हैं। अब जब यही स्पीच आपकी फ्लुएंटली हो जाती है तो लोगों की प्रति आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाता है, सामने वाला व्यक्ति अच्छी इंग्लिश बोल रहा है। अब बेसिक पार्ट क्या है इंग्लिश का? यदि हम बात करें कि इंग्लिश का बेसिक पार्ट क्या है, कैसे हम इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, तो इसका मोस्ट बेसिक पार्ट है जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बाद आता है इसमें सेंटेंस में जितनी भी वर्ड्स होते हैं वो सभी के सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही होते हैं। यदि आपको पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ जाती है तो फिर आपके सारे सेंटेंस समझ में आने लगेंगे। अब बात करें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है, तो सेंटेंस में जितनी भी इंग्लिश में सेंटेंस बोले जाते हैं उसमें सिर्फ 3 टाइप का स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता नहीं है। सबसे फर्स्ट वन सेंटेंस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो टेंस शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, हिंदी में तो काल बोला जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि इंग्लिश में ही समझें, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश को हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाएगी। आपने यदि कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश की होगी तो आपने ऐसा महसूस किया होगा कि सामने वाले ने आपसे कुछ इंग्लिश में बोला, आप उसका ट्रांसलेशन अपने मन में हिंदी में करते हैं, फिर उसका आंसर आप अपने मन में हिंदी में तैयार करते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट भी आप इंग्लिश में करते हैं अपने मन में, देन आप बोलते हैं, जिसमें 5 मिनट चले गए आपके। जब आपका जवाब भी इंग्लिश हो जाएगा मतलब आपकी जो थॉट है वो इंग्लिश में ही आप बोलते रहोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो भी जाएगी। तो यही कोशिश है यहाँ पे, आप इंग्लिश में सोचने की और समझने की कोशिश करें। हिंदी हम आपको बोल के बता ही रहे हैं, आगे जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा हम आपको इंग्लिश लेकर चलेंगे। तो आपको सबसे पहले सीखना है टेंस। इसके बाद आता है नॉर्मल बी बॉक्स वाला। बी बॉक्स लिमिटेड है, बी बॉक्स वाला सेंटेंस। फर्स्ट टाइप हो गया आपका, सेकंड टाइप हो गया एंड थर्ड टाइप। ये वाला आता है मॉडल बॉक्स वाला, मॉडल बॉक्स। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बनता है, चाहे वो एक्टिवली बन रहा हो या पैसिवली बन रहा हो।
कभी नहीं बनता। यदि आपको 3 प्रकार के सेंटेंस बनाने आते हैं, 3 स्ट्रक्चर आपको आते हैं, तो आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसका और हम आपको डिटेल इंट्रोडक्शन में लेते हैं, टेंस क्या होते हैं, है ना। तो टेंस आपने 12 टेंस पढ़े होंगे। 3 टेंस होते हैं, मेनली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर एक का एक टाइप होता है, ठीक है। तो हर एक टेंस का 4 टाइप होते हैं, तो 4 तीनों के 4 टाइप हुए, तो कुल मिलाकर 12 टाइप हो जाते हैं। उसके बाद आता है वीवर्ब्स। वीवर्ब्स होती हैं आपकी हेल्पिंग वर्ब्स, इज, हैव, आर, वाज, वर, विल, शैल, ये सब। इसके बाद होती हैं आपकी मॉडल्स वर्ब। तो मॉडल्स वर्ब होती है मे, कैन, कुड, शुड, वुड, ought to, used to, ये सब होती हैं आपकी मॉडल्स वर्ब। तो ये तीनों स्ट्रक्चर के आधार पे आप जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस है सारे के सारे बनाने सीख सकते हैं। ओके, तो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, टेंस क्या होता है, वीवर्ब्स क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। तो इनको इस डिटेल में स्टडी करने के बाद कुछ इंग्लिश के बारे में और नॉलेज हो जाएगा। लेकिन गाइस एक बात आपको यहाँ पे मैं बता दूं, इस प्रैक्टिस की साथ तो आपको करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कोशिश करनी है कि जो जो चीज आप सीखते जा रहे हो उसे आप इंग्लिश में घर में भी प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपका पोर्शन जो आपने यहाँ पे सीखा है वो आप भूल जाओगे। तो कीप प्रैक्टिस एट होम डेली, और जस्ट 1 आवर ओनली, या 30 मिनट जितना भी आपको टाइम मिलता है लेक्चर अटेंड करने के बाद, उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। आई विल राइट बैक। गाइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहला टॉपिक इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि टोटल 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, फर्स्ट वन इज दैट, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, नाउन। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अभी 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन इज दैट प्रोनाउन, ये भी आप पढ़ते आ रहे हैं चाइल्डहुड से, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर अभी कर देंगे। थर्ड वन इज दैट एडजेक्टिव, इसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत मायने रखता है। प्रोनाउंसिएशन को क्या प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जो कि गलत है ना, इसको आपको बोलना है प्रोनाउंसिएशन। तो ये होता है एडजेक्टिव, यहाँ पे डी लेटर साइलेंट होता है, साइलेंट लेटर जरूर भी हम आपको बाद में बताएंगे। फोर्थ वन इज दैट वर्ब, फिफ्थ वन इज दैट एडवर्ब, सिक्स्थ वन इज दैट प्रीपोजिशन, आफ्टर दैट 7 conjunction, and last one is that interjection. नाउन से स्टार्ट करते हैं, नाउन क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपने नाउन की डेफिनेशन अभी तक पढ़ी है, पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब 3 चीजें हैं, एक पर्सन मतलब कोई व्यक्ति होगा, जैसे कि मैं, तो मैं भी एक नाउन। कोई प्लेस, जैसे कि ये जगह है, तो ये भी एक नाउन है। और कोई थिंग, सपोज दैट ये चौक है, तो ये भी एक नाउन है ना। यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति सोचता है कि कोई आइडिया है किसी के मन में, कोई थॉट है, तो वो नाउन होगा कि नहीं होगा, तो दोस्त वो भी नाउन होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ आपके मूवमेंट होते हैं, वो नाउन होंगे कि नहीं होंगे, तो वो भी नाउन होंगे। अब नाउन को भी क्लासिफाइड किया गया है 5 टाइप में, है ना। तो उसके आधार पर हम डिसाइड कर लेते हैं, उसमें पूरा क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज दैट प्रॉपर नाउन, किसी पर्सन का नाम होता है, कोई व्यक्ति का नाम होता है, पर्टिकुलर जगह का नाम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मटेरियल नाउन, मतलब कोई आपका सब्सटेंस होगा, कोई पदार्थ होगा, वो भी एक नाउन होगा जिसमें थिंग आ जाती है। उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कोई भाव है आपका, कोई विचार है, कोई थॉट है, कोई आइडिया है, तो वो भी नाउन हो जाता है। इसके बाद आता है कॉमन नाउन, जो कॉमन होता है वो भी आपका नाउन है। देन कलेक्टिव नाउन, यदि कोई ग्रुप है, कंपाउंड है, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो कुछ डायरेक्टली होते हैं, मतलब आपका एनजी कॉम्पस फॉर्म में एनजी लगा के वो भी नाउन बनता है। कुछ इंफिनिटिव होते हैं, 2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो भी नाउन बनता है। तो इस तरीके से नाउन की यदि हम डेफिनेशन देखें, वन लाइन डेफिनेशन, सिंपल सा कांसेप्ट माइंड में रखना है आपको। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होंगे, ऑल नेमिंग वर्ड्स, सिंपल, मतलब दुनिया में कोई भी नाम हो वो क्या होगा, आपका नाउन होगा। अब नाम तो होता ही है, किसी व्यक्ति का, किसी को पुकारना है, किसी को बुलाना है, कॉल करना है, उसका नाम तो होगा। तो जो भी नाम होगा वो आपका क्या होगा, नाउन होगा, सिंपल सी बात है।
अब बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन क्या होता है, तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी आई होप कि a word which comes in place of noun that is pronoun, है ना। ऐसे शब्द जो प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये डेफिनेशन लंबी वाली याद रखने की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि ये कोई पूछने वाला नहीं, ना ही आपको कहीं पे एग्जाम में लिखना है। आपको माइंड में क्या रखना है, रिप्लेस अ नाउन, मतलब ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। देखा कि प्रोनाउन क्या होता है ना। इसका हम आपको एग्जांपल भी दें तो ये होगा कि सपोज दैट एक सेंटेंस है, सर इज टीचिंग इन द क्लास। यहाँ पे सर क्या है, नाउन है, क्लास में पढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर रखा हुआ है सेंटेंस का, सेंटेंस है, यहाँ पे सर उसमें नाउन है। अब हम जब दूसरा सेंटेंस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बोलेंगे तो हम फिर से सर यूज नहीं करते हैं, सर की जगह हम सर जो कि आपका मैस्कुलाइन जेंडर है उसके लिए हम यहाँ पे ही प्रोनाउन यूज करेंगे, he, सर इज टीचिंग इन द क्लास, he is very intelligent in English। तो वहां पे he क्या होगा आपका प्रोनाउन, तो रिप्लेस किसको किया उसने, नाउन को। नाउन क्या है, सर, ये होता है प्रोनाउन, रिप्लेस अ नाउन। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करना मतलब उसकी क्वालिटी बताते हैं। अब वो अच्छी हो या बुरी हो इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इतना पता करना है कि एडजेक्टिव जो है वो वर्ड्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। अब चाहे उसकी क्वालिटी अच्छी वाली बता रहे हो या बुरी वाली बता रहे हो, गुड क्वालिटीज हो या बैड क्वालिटीज हो, नो डजंट मैटर, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। एडजेक्टिव मीन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो वर्ड को डिस्क्राइब करें वो सब एडजेक्टिव होते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ का वन इज वर्ब। अब पता ही है आपको कि जो भी एक्शन होती है उसी काम का होना वो क्या होता है, वर्ब। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये भी एक वर्ब है। टीच, आप सीख रहे हैं यहाँ से, ये भी एक वर्ब है। लर्न, ये सभी वर्ब्स होती हैं। अब इसमें अलग कुछ टाइप्स हैं, जैसे कुछ एक्शन वर्ब होती हैं, कुछ स्टेट होती हैं, कुछ काम बताती हैं, कुछ अवस्था बताती हैं, है ना। उसमें और भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग रेगुलर वगैरह, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, 3 पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे सीखें जो ऊपर लिखा हुआ है, टैगलाइन है आज की हमारी, आज का टॉपिक है हमारा। अभी आप नॉर्मल सभी चीजों का जनरल इंट्रोडक्शन ले लें, है ना, इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाए, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी हर एक पे आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा, डिटेल वीडियोस मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एडवर्ब के बाद आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब आपको नाम से दिख रहा है कि ये वर्ब भी लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा है एड, है ना, मतलब ऐसे वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसको, वर्ब को, वो क्या होते हैं, एडवर्ब। अब इसके बाद है प्रीपोजिशन, 6 इज दैट। तो प्रीपोजिशन क्या करता है, दो शब्दों को जोड़ता है ना। जैसे पेन, कीप ऑन द बुक, तो पेन क्या है आपका, एक वर्ड है ना, वो रखा हुआ है कीप ऑन द बुक, किस पे रखा हुआ है, दूसरे वर्ड शब्द पे रखा हुआ है ना, बुक पर, दूसरी थिंग है, वस्तु है ना, उस पर रखा हुआ है। तो ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन था, उसने 2 वर्ड्स को जोड़ दिया है ना। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन वर्ड्स को जोड़ते हैं और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे भी उसने सब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन की कि पेन आपका सब्जेक्ट था, वो एक दूसरी वस्तु बुक पर रखा हुआ था, है ना, उसकी स्थिति उसने बता दी। तो ये होता है प्रीपोजिशन। इसमें आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कनेक्ट वर्ड्स। ओके, आफ्टर दैट कंजक्शन। अब दोस्त यहाँ पे प्रीपोजिशन आपके 2 वर्ड्स को जोड़ रहे थे, कंजक्शन यहाँ पे आपके 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। आपने पढ़ा होगा एंड और बट, ये सभी कंजक्शन है ना। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट एक सेंटेंस हो गया, बट आई एम नॉट ऑनेस्ट, बट आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट सेकंड सेंटेंस है। यहाँ हमने बीच में कौन सा वर्ड लगाया, बट, वो क्या है यहाँ पे, कंजक्शन। ओके, आफ्टर दैट इंटरजेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, हम सभी लोग यूज करते हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट जो है वो यदि देख रहे हैं वीडियो, वो बॉयज के लिए बता दूं, गर्ल्स के द्वारा सबसे ज्यादा इंटरजेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये होता है एक्सप्रेशन पार्ट, है ना, एक्सप्रेशन वर्ड्स। यहाँ पे एक साइन यूज किया जाता है, जिसे हिंदी में आपने बहुत बार देखा होगा, इसको बिस्मिल्लाह बहुत अच्छे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। साइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारे कुछ भी जो भी आपका चल करे बोलने का एक ही बात होती है, एक्सक्लेमेटरी मार्क या साइन, ये उस वर्ड के बाद यूज किया जाता है ना। अब आपकी गर्ल्स है ना, लड़कियां हैं,
लड़के तो नहीं करते हैं, थोड़े से पत्थर टाइप के होते हैं, लेकिन लड़कियां चल रही हैं, हाई हील्स की सैंडल पहनी हुई है, हल्की सी सैंडल की हील्स जो है स्लिप हो जाए तो फट से मुंह से निकल जाता है आउच, है ना। तो वो जो आउच है वो क्या है, वो इंटरजेक्शन वर्ड ही है, उसकी स्पेलिंग होती है OUCH। देन एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आजकल व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, सब में लिख देते हैं ओ क्या है आपका, ये भी तो मतलब एक इंटरजेक्शन वर्ड है। इसके बाद कोई बहुत अच्छा सीन आपने देखा, अच्छी प्लेस देखी, अच्छी लड़की देखी लड़कों ने, तो बोलते हैं वाओ, ये क्या है, ये भी आपका इंटरजेक्शन वर्ड है। इसके बाद जितने WH वर्ड होते हैं, जब वो इस साइन के बाद साथ ही यूज किए जाते हैं तो वो भी इंटरजेक्शन वर्ड बन जाते हैं। तो दोस्त ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि आप बेसिक कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, इसको आप बैकबोन भी बोल सकते हैं या मेन पार्ट ही बोल सकते हैं। इसके बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, है ना। ग्रामर पोर्शन की हम बात करें तो इसके बिना आप नहीं सीख सकते हैं। स्पोकन की बात अलग है, स्पोकन में ग्रामर्स के रूल नहीं चलते हैं, उसमें आपका थॉट जो है इंग्लिश में आ रहे हैं और आपके पास अच्छे वोकैब्स हैं, शब्दकोश अच्छा है आपका, तो आप बोल सकते हैं सुनकर, है ना। लेकिन यदि आपको डीपली नॉलेज चाहिए, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SI की, SSC की और किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, या आप इंटरेस्ट रखते हैं इंग्लिश में डिटेल नॉलेज लेने का, तो फिर आपको ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डोंट वरी अबाउट, वीडियो दोनों टाइप के पर्सन्स के लिए काम आने वाला है। हम स्पोकन भी सिखाएंगे, ग्रामर भी सिखाएंगे और बहुत ही डिफरेंट तरीके से सिखाएंगे। आपको ग्रामर भी अच्छी रहेगी, स्पोकन भी आपकी अच्छी रहेगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, विद द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। इसके बारे में आपको टेंशन लेना नहीं है। सो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो एंड लर्न दिस a very important topic of this English language, backbone of the English language, parts of speech. Enjoy this video, like, comment, share and subscribe. Thank you so much for watching.